Question number 10. In a rotor, a hollow vertical cylindrical structure rotates about its axis and a person rests against the vertical inner wall. देखो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। एक रोटर है, ओके, और जो सिलेंडर है उसका जो शेप है वो हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है और वो रोटेट करता है और एक पर्सन रेस्ट पे है अलोंग द वॉल। तो कैसे ड्रॉ किया जाए, देखो अप्रोक्सीमेट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो दिस इज द रोटर, ओके। ये जो देख रहा हूँ ना बच्चों, दिस इज द रोटर। यहाँ पे एक मैं वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे इस रोटर का दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, फ्लोर का। ये है फ्लोर। और एक पर्सन है जो कि वॉल पे रेस्ट पे कंडीशन में है। सो दिस इज अ पर्सन। कैसे ड्रॉ किया जाए इस पर्सन को, चलो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ डायग्राम है। इसका पैर जो है वो इस फ्लोर पे कुछ इस तरीके से है, ओके। समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेट डायग्राम? या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले इस पर्सन को। ओके, तो ये है पर्सन और ये यहाँ पे ऐसे रेस्ट कंडीशन में, करेक्ट। ये वॉल के साथ इस तरीके से, वॉल के साथ इसकी जो बॉडी है कांटेक्ट में है। और ये जो रोटर है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से टर्न कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, at a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed and the person hangs resting against the wall without any floor. अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पर्सन है ना, पर्सन पे फ्लोर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पर्सन रेस्ट कंडीशन में कैसे होगा? सपोज दिस इज द पर्सन। इस पर्सन का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ओके। तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है, करेक्ट। और यहां से क्या लगता है, यहां से लगता है mg। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ओमेगा पे, ओके, एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लोर को रिमूव कर दे रहे हैं और जो पर्सन है वो दीवार से ही लटक जा रहा है। तो अभी ये सोचना है अपने को कि कैसे वो दीवार से लटक जाएगा। देखो क्या लिखा है, द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर। बिना फ्लोर से, बिना फ्लोर के ये वॉल पे लटक रहा है, ओके। रेडियस ऑफ रोटर दिया है 2 मीटर and coefficient of static friction between the wall and person is given. Find minimum speed at which the floor may be removed. कितना मिनिमम स्पीड पे हम लोग फ्लोर को रिमूव कर सकते हैं?
तो स्पीड मतलब एक्चुअली ये जो पर्सन है इसकी स्पीड पूछी जा रही है, बेसिकली आर ओमेगा पूछ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो कि ऑलरेडी हमने सीखा है। जैसे मान लो जनरली एक ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहता है? हमने देखा है ब्लॉक को वर्टिकल इक्विलिब्रियम में नीचे से एक नॉर्मल फोर्स लगता है और वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन हमने लोगों ने किया था फ्रिक्शन चैप्टर में। सपोज दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज अ वर्टिकल वॉल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम। तो क्या यदि यहां से मैं एक फोर्स एफ लगाऊंगा तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है? ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, ये ब्लॉक है जिसका मास एम है, इधर से हम लोगों ने क्या किया, एक फोर्स एफ लगाया। इधर से क्या लगेगा, वॉल जो है एक नॉर्मल फोर्स एन लगाएगा। नीचे क्या लगेगा, एम जी। और यहां से एम जी की वजह से ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ स्लाइड करने का प्रयास करेगा। तो वॉल क्या करेगा, वॉल इस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। एफ किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल को, या नॉर्मल बैलेंस करेगा एफ को। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। ओके, अगर जो मिनिमम नॉर्मल के लिए या मिनिमम एफ के लिए निकालना है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू एम जी, सॉरी, म्यू इंटू नॉर्मल कितना, व्हाट इज नॉर्मल, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू एम जी, एंड नॉर्मल क्या है, म्यू इंटू एफ। तो यहां से बेसिकली हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं कि एफ की वैल्यू क्या आएगी। करेक्ट। सिमिलरली क्या होगा, जब मैं इस फ्लोर को रिमूव कर दूंगा तो इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, इस पर्सन पे, ये जो आप पर्सन देख रहे हो ना, इस पर्सन पे कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला नहीं है। ओके, अगर जो आप चाहो तो मैं इसे एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ओके, यदि इस क्वेश्चन को मैं एक सिंपल पर्सन को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ब्लॉक ऑफ मास, लेट अस से कि दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम। करेक्ट। तो यदि मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो क्या दिखेगा अपने को। ये जो फ्लोर है, अगर जो मान लो ये ओमेगा नहीं होता तब की बात कर रहा हूं, ये ओमेगा नहीं होता तब क्या होता, नीचे लगता है एम जी और ऊपर की तरफ क्या लगता, ये फ्लोर जो है वो नॉर्मल लगाएगा। लेकिन मान लो जब ये फ्लोर ही नहीं है तब क्या होगा। ओके, सो व्हेन फ्लोर इज रिमूव्ड, व्हेन फ्लोर इज, यदि मैं फ्लोर को क्या करूं बच्चों, फ्लोर को ही रिमूव कर दूं, ये देखो, ये मैंने क्या किया, फ्लोर को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस फ्लोर को मैंने कर दिया रिमूव। करेक्ट। तो अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, हमें ये सोचना है। कोई नॉर्मल तो फोर्स लगा नहीं सकता। तो अब इस कंसेप्ट को रिकॉल करना है। देखो होगा क्या, जो वॉल है ना ये इस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट। देखो होगा क्या, इसका यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये। तो इस ब्लॉक के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना ये टर्न कर रहा है किसके साथ, विद द सिलेंडर, ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सवाल यह है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे कौन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये मैंने मार्क कर दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो होगा क्या, वॉल एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे इस पे ऐसे लगाएगा। ओके, ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल फोर्स दिखा रहा हूँ। देखो, अगर जो मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, दिस इज द ब्लॉक। ओके, ये तो पहले मैं मार्क कर देता हूँ एक्सेलरेशन डायग्राम। इसका एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो वॉल है ना, वॉल ऑफ द सिलेंडर, ये लगाएगा नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में। करेक्ट। नेक्स्ट, क्या नीचे mg लगेगा, दिस इज mg। अब मुझे ये बताओ, क्या इस mg को कोई बैलेंस कर सकता है, क्या यहाँ पे कोई सरफेस है जो ऊपर नॉर्मल लगाएगा, नहीं। तो फिर इस mg को कौन बैलेंस करेगा, इस mg की वजह से ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ना, ये वाला ब्लॉक, ये इस mg की वजह से ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है, जो मैंने दिखाया नीचे की तरफ आएगा। तो होगा क्या, इसकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए यहां से एक फ्रिक्शन लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है। तो फिर से ये नॉर्मल क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। mg की वजह से क्या होगा, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करना चाहेगा। ओके, देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा, इस mg की वजह से, इस mg की वजह से क्या ये जो ब्लॉक है ये नीचे आना चाहता था, देखो। लेकिन वॉल क्या करेगा, वॉल इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन और mg को बैलेंस कर लेगा और स्लाइडिंग को रोक देगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू लास्ट में हम लोग आर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे या फिर वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ओके। दूसरा, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mg को। ओके, समझ में आ गया। क्या मैं नॉर्मल से ये एक और रिलेशन लिख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्टली, n इज इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई आर। देखो, जनरली बच्चे डायरेक्टली फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन लिख देते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। ओके, अब मुझे v कैलकुलेट करना है। ओके, तो यदि मुझे v मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए होगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। करेक्ट। तो n अपॉन f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, m से m कैंसल हो जाएगा, बाई आर जी। सो व्हाट इज v स्क्वायर, v स्क्वायर इज एन आर जी बाई एफ। ये मैं पूरा प्रॉपर मैथ्स लिख रहा हूँ। ओके, अब मुझे ये बताओ, v मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सो फॉर minimum v f should be maximum, friction should be maximum, correct. so therefore v square, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी ये वैल्यू मिनिमम आएगी। सो एन आर जी, फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू एन। समझ में आ गया। सो दिस इज आर जी अपॉन म्यू, सो दिस इज v square. so this implies v स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 2, g की वैल्यू क्या है, 10, 10 दिया है क्वेश्चन में, मेंशन किया है, यस। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, सो दिस इज 100। सो व्हाट इज v, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A hemispherical ball of radius r
is set rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. एक बॉल है, एक कटोरी है जिसका शेप कैसा है बच्चों, हेमिस्फेरिकल शेप है और रेडियस क्या है r, और उसको सिमेट्रिक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं। देखो कैसा दिखेगा सिचुएशन, ये है स्फीयर, करेक्ट। यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकल एक्सिस, हमें हेमिस्फीयर चाहिए तो आधा स्फीयर को गायब कर देते हैं। तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम लोग इसे रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा पूछा गया क्या, फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये है हेमिस्फेरिकल बॉल। अगर जो आपको 3D इफेक्ट देखना है यहाँ पे तो आप ऐसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से कुछ 3D विजुअलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है कुछ पार्ट। ओके, सो दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बॉल, करेक्ट। ये एक हेमिस्फेरिकल कटोरी है। ओके, इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट कर दिया। अब आगे पढ़ो। A small block is kept in the ball, rotates with the ball without slipping on its surface. एक हमने छोटा सा ब्लॉक लिया, छोटा सा ब्लॉक मतलब एक छोटा सा पार्टिकल, ओके, और उसको कटोरी में रख दिया, और वो कटोरी में मतलब बॉल में बिना स्लिप हुए उस बॉल के साथ रोटेट हो रहा है। ओके, विद द बॉल विदाउट स्लिपिंग, मतलब जैसे जैसे ये बॉल रोटेट हो रहा है वैसे ही ब्लॉक भी उसके साथ साथ रोटेट हो रहा है, करेक्ट। Surface of the ball is smooth and the angle made by radius through the block with the vertical is theta. तो ध्यान से देखना, जो ब्लॉक है उसका रेडियस वेक्टर, दिस इज रेडियस वेक्टर, ये दिस इज द ब्लॉक, करेक्ट। ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। समझ में आ गया। और ये स्लिप नहीं कर रहा है, दिस इज एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये ओमेगा कितना होगा। याद रखिएगा कि जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है, रेडियस ऑफ द बॉल, करेक्ट। मतलब इस पॉइंट को यदि मैं ओ बोल दूं, इफ दिस इज पॉइंट ओ, ध्यान से सुनना, देखो इस पॉइंट को यदि मैं ओ बोल दूं और इसको बोल दूं दिस इज द पार्टिकल, ये पी है, तो ओपी कितना है, व्हाट इज ओपी, ओपी इज इक्वल टू आर। लेकिन ये जो ब्लॉक है छोटा सा, देखो यहाँ पे ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये कैसा सर्कल फॉलो करेगा, ये कुछ एक ऐसा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। अगर जो मैं मार्क करूं तो देखो ये कुछ ऐसा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो ये जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, क्या इसका रेडियस कुछ अलग होगा, दिख रहा है। यहाँ पे आ जाओ, एक और डायग्राम में मैं मार्क कर देता हूँ। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है उसका ट्रेजेक्टरी जो फॉलो करेगा, जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, उसका रेडियस ये हो जाएगा स्मॉल आर। ये जो आप लेंथ देख रहे हो, ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज कैपिटल आर। तो ये लेंथ जो आप देख रहे हो ना, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा एंड स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। समझ में आता है ये आर है हाइपोटेनस, इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा, दिस विल बी आर साइन थीटा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस ट्राइंगल को ड्रॉ करो और यहाँ से साइन थीटा लिखो और फिर रिलेशन निकाल लो, करेक्ट। समझ में आ गया। अब बहुत ही सिंपल है यहाँ से सॉल्व करना। दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक में हम लोग एक्सेलरेशन मार्क करेंगे और दूसरे में क्या मार्क करेंगे, दूसरे में फोर्सेस मार्क करेंगे। ओके, तो देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो ब्लॉक है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या,
v square by r, where r is radius of the circular path. स्मॉल आर और कैपिटल आर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर जो देख रहे हो ना, वो किस रेडियस, मतलब जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। करेक्ट। तो अगर जो क्वेश्चन में स्मॉल आर तो दिया नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर साइन थीटा। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फोर्स डायग्राम। ओके, तो इस ब्लॉक पे नीचे क्या लगेगा बच्चों? दिस इज mg। और ये क्या लगेगा? दिस इज नॉर्मल। समझ में आ रहा है? mg और नॉर्मल, यही दो फोर्सेस हैं। और अब तो ये जो बाकी कहानी है, ये एक स्टैंडर्ड स्टोरी है कि नॉर्मल के दो कंपोनेंट लेंगे हम लोग। एक्चुअली फोर्सेस को क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक तो अलोंग द एक्सेलरेशन और दूसरा परपेंडिकुलर। mg ऑलरेडी आप ऑब्जर्व करो कि जो mg है वो ac के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल के हम लोग दो कंपोनेंट मार्क करेंगे। बाय ज्योमेट्री अगर जो देखा जाए तो ये भी एंगल थीटा होगा। करेक्ट। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जिधर एंगल उधर कॉस कंपोनेंट, और इस तरफ आ जाएगा साइन कंपोनेंट। सो दिस इज एन साइन थीटा। और प्रॉपर तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हटा देते हैं। ओके, ये सब कुछ हटा देते हैं। दिस इज एन कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा क्या करेगा? mg को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा की वजह से क्या आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर जो आप चाहो कंफ्यूजन से बचना है तो एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये है पार्टिकल, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इधर। ये है पार्टिकल, इस तरफ क्या लगा? एन साइन थीटा। ये समझने के लिए इतना कुछ किया जाता है। एक बार प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ समझ में आ गया तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस इज mg, और ये क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। तो यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए लगाऊं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए सी। एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। करेक्ट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। यदि मैं 1 को डिवाइड कर दूं बच्चों 2 से, तो क्या मिलेगा मुझे? लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा tan थीटा। ओके, एंड दिस इज AC अपॉन जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? कहाँ गया? ओके, क्वेश्चन में ओमेगा पूछा है, तो आप इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्या? ओमेगा पूछा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, व्हाट इज आर? आर इज, स्मॉल आर इज आर साइन थीटा। वी पूछता तो वी के टर्म्स में निकालते हैं। ओके, तो मैंने AC को लिख लिया आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो AC इज आर करेक्ट। दिस implies ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी tan थीटा अपॉन आर साइन थीटा। tan थीटा बाई साइन थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लो। करेक्ट। तो ये हो गया। अभी मैंने क्या लिखा? जी tan थीटा। अब मैं लिख लेता हूँ आर साइन थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया। सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई आर कॉस थीटा। करेक्ट। सो व्हाट विल बी ओमेगा देन?
ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी, ओमेगा विल बी जी अपॉन आर कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A metal ring of mass m and radius r is placed on a smooth horizontal table and is set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with speed v. Find tension in the ring. तो बच्चों ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझना तो है ये, साथ में इसके सारे स्टेप बाय स्टेप हमें याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 बार अलग अलग चैप्टर में आएगा। प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर भी सेम आता है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है, किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। ओके, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। ये आगे चल के जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे वहां आएगा। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहां पे आएगा, सरफेस टेंशन में भी आएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा। ओके, ये तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, और भी बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है एज इट इज। तो हमें सारे स्टेप्स भी यहाँ पे याद होने चाहिए कि क्या करते हैं, किस प्रकार से हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। रिंग को कहाँ पे रखा है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मतलब mg नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, वो टेंशन हमें नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देखो होगा क्या। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, करेक्ट। और यहाँ पे ये रिंग जो है ना, इसे रखा गया है और ये रिंग रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो रिंग का कोई भी छोटा पार्ट ले लो। ओके, किसी भी छोटे पार्ट को कंसीडर करो, तो नीचे क्या लगेगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। mg और नॉर्मल बैलेंस कर लेंगे। जैसे इस छोटे से पार्ट को कंसीडर करो, नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो mg और नॉर्मल बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा है। बस आप समझ लो कि mg का इफेक्ट नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। समझ में आ गया? ओके, ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखते हैं तो mg लगता ही नहीं है। ओके, तो इसे हम लोग ऑलमोस्ट अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा है। ओके, तो mg और नॉर्मल ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया खत्म, करेक्ट। अब मैं प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेटल के रिंग को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये आपकी स्क्रीन कौन क्या बन गई है? दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेप्स हर चीज समझ में तो आनी चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो एग्जाम में फटाफट करना है तो स्टेप्स याद भी हो जाने चाहिए अपने को, करेक्ट, कि किस तरीके से हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द रिंग, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो mg किधर लगेगा? इनसाइड द प्लेन। और नॉर्मल क्या लगेगा? आउटसाइड द प्लेन, और ये एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस। ऐसा मत करिएगा बच्चों कि mg ऐसा लगा दीजिएगा, ये गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। तो इस छोटे से पार्ट को यदि मैं कंसीडर करूं, तो mg किधर लगेगा? इनसाइड द प्लेन, और नॉर्मल लगेगा आउटसाइड द प्लेन। ओके, 3-4 बार मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये जो रिंग है ना, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, या फिर सारे के सारे पार्ट जो है वो वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। आप ऐसे ओमेगा भी लिख सकते हो, और वी और ओमेगा में रिलेशन क्या होगा? वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, करेक्ट। एक्चुअली क्वेश्चन में वी दिया है, ओमेगा भी दिया जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे सपोज ये एक मैं सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेटल का रिंग नहीं है, ये एक सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे सपोज दिस इज अ ब्लॉक। फिर से
लास्ट बार एक बार बोल देता हूँ, mg नीचे मत लगा देना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कशन हो रहा है। ओके, सपोज दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ध्यान से सुनना, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ये जो आप सर्कल देख रहे हो, बेसिकली ये मैं सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री दिखाना चाहता हूँ। ओके, दिस इज अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, करेक्ट। तो यदि मान लो ये पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी v है। ओके, पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी v होगा। ओके, दिस इज वेलोसिटी v, या फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो क्या इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में? यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मान लो इसका मास m है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो आप कहोगे कि सर टेंशन। एक्चुअली इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नीचे क्या लगेगा? नीचे mg नहीं लगाना है, mg लगेगा इनसाइड द प्लेन, ऊपर लगेगा नॉर्मल। एक पार्टिकल क्या कर रहा है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है? स्ट्रिंग से हमने बांध दिया। तो स्ट्रिंग क्या करेगा? टेंशन लगाएगा। पार्टिकल यदि यहां होगा तो टेंशन ऐसे लगेगा, पार्टिकल यदि यहां होगा तो टेंशन ऐसे लगेगा, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपको समझ में आ गया? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? टेंशन P। लेकिन ये यदि रिंग है और इस रिंग का मैं एक छोटा सा एलिमेंट आपको लेके दिखाऊं। ओके, ये रिंग है और मान लो एक मैं छोटा सा एलिमेंट मार्क कर दूं आपके लिए। ये इस छोटे से एलिमेंट को देखो, एकदम ही छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट देखो ये, करेक्ट। याद रखिएगा कि ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, दिस इज स्मॉल। मैं दूसरे डायग्राम में ये ड्रॉ करूं क्या? नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, देखो ये क्या है? दिस इज द रिंग। सब कुछ वही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा मास ले लेता हूँ इस रिंग का, या फिर एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करते हैं। दिस इज अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द रिंग। छोटा सा पार्टिकल है जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, करेक्ट। क्या ये भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? ओके, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, या फिर इसके पास भी कुछ वेलोसिटी v है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ac? आप चाहो तो ac लिख सकते हो, v²/r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन मैं ये पूछूं आपसे कि इस पार्टिकल को किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया? मेरी बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। क्लास में मैंने बताया था, 5 एग्जांपल लिए थे यूनिफॉर्म डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। और वहां बताया था कि कैसे नॉर्मल, कभी फ्रिक्शन, कभी ग्रेविटेशन, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यदि मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं इस रिंग पे, दिस इज रेड कलर से मैंने क्या मार्क किया? स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। ओके, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, और फिर आप प्रयास करेंगे कि इसका आंसर खुद से सोचने का। तो यदि ये एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस स्मॉल एलिमेंट को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? ओके, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली सारे छोटे छोटे एलिमेंट जो होंगे इस रिंग के, वो क्या करेंगे? दे विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हैं। ओके, आप बोल सकते हो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं।
तो इस एलिमेंट पे हमारा डिस्कशन अभी इस एलिमेंट पे फोकस्ड है। तो इस एलिमेंट पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इस एलिमेंट को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ताकि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC हो जाए कितना, v²/r या फिर r⍵² के इक्वल। क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या पूछा? देखो अब मैं इसका आंसर देता हूं। देखो होगा क्या, थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ समझने में आपको परेशानी होगी, तो मैं इस डायग्राम को एक बड़ा डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा इसके लिए। देखो होगा क्या, जो टेंशन होता है वो लगता है क्या, अलोंग द स्ट्रिंग। देखो एक कंसेप्ट जो हमने काफी पहले भी पढ़ा था, स्ट्रिंग के केस में या फिर रिंग के केस में कोई भी चीज हो, टेंशन फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, या फिर रिंग है तो रिंग के अलोंग। अब देखो जो रिंग होता है ना, उसका सारा पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा बेंड होता है। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि आगे तो इसके मैथ्स होगा। तो ये जो चल रहा है ये फिजिक्स है, इस पे ध्यान फोकस करना है। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, देखने में आपको स्ट्रेट लग सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर जो आप ध्यान से देखो तो ये एक कर्व्ड है, थोड़ा सा ये कर्व्ड है। कोई भी पार्ट कितना भी छोटा हो थोड़ा सा तो कर्व्ड होगा ही, करेक्ट। और इस कर्व होने के कारण क्या होगा, देखो मैं कुछ पार्ट इसका इरेज करने जा रहा हूं। ये दिख रहा है, और क्योंकि ये कर्व्ड है तो जो टेंशन होगा वो क्या लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पे जो टेंशन होगा ये लगा टेंजेंशियली, और यहाँ पे जो टेंशन लगा, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट बनाया क्योंकि एकदम छोटा एलिमेंट बनाऊंगा ना तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये लगा एक टेंशन T। समझ में आ रहा है मैंने क्या ड्रॉ किया? देखो ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये यदि एकदम स्ट्रेट पार्ट होता है, ऐसा ऐसा समझो, अगर जो ये एक स्ट्रेट पार्ट होता तो इस पे टेंशन लगता ऐसे और इस पे टेंशन लगता ऐसे, और ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते। लेकिन आप रिंग पे कोई भी छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करो, क्या वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा? बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी एलिमेंट लोगे वो क्या होगा, कर्व्ड होगा। जैसे ये एलिमेंट हमने लिया तो ये थोड़ा सा कर्व्ड था, और कर्व होने के कारण क्या होगा, टेंशन एकदम एक दूसरे के अपोजिट नहीं लगेंगे, टेंशन थोड़े से एंगल पे लगेंगे। दिस इज टेंशन T एंड दिस इज टेंशन T। यहाँ पे दोनों टेंशन कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों टेंशन है ये कैंसिल नहीं होंगे। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर जो आपको वेक्टर पता है थोड़ा बहुत, या फिर देख के भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ आएगा, जो नेट फोर्स होगा वो आएगा, इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट निकाला जाए। ओके, तो ये आ जाएगा नेट इस तरफ। समझ में आ गया? नेट जो फोर्स आएगा वो आएगा ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलो एक बार फाइनल मैं कंक्लूजन करता हूं। देखो एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, और मैंने पूछा कि जब ये रोटेट करेगा तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको कौन प्रोवाइड करेगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन। लेकिन जो रिंग है, रिंग क्या कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, मतलब सारे एलिमेंट के पास कुछ स्पीड v है। तो क्या एक छोटा सा एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया, ओके, इस रेड कलर से इस एलिमेंट को जो मैंने मार्क किया, क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है? यस, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? यस। और यदि इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो मेरा क्वेश्चन है कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? ओके, तो यहाँ पे आ जाओ।
कंसेप्ट क्या है कि टेंशन फोर्स जो होता है वो किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ओके। और दूसरा क्या है कि रिंग पे कभी भी कोई आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हो, ओके, जब हम लोग रिंग पे कभी भी कोई एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो रिंग का जो वो एलिमेंट होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात, ऐसा स्ट्रेट एलिमेंट वो नहीं होगा। और थोड़ा कर्व होने के कारण क्या होगा, टेंशन इस तरीके से लगेगा। अब दो फोर्सेस जब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, ये टी और टी मिलके नेट फोर्स आएगा इनका ऐसे। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे समझा दूंगा। लेकिन ये है फिजिक्स कि ये जो टेंशन है ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो इधर लगेगा। ओके। और यही क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो लिखा नहीं है, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिख लो, ओके, सॉल्यूशन में। और उसका आंसर क्या लिखोगे कि जो टेंशन होता है, टेंशन क्या लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। ये दोनों टेंशन एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। रिजल्टेंट इन दोनों का निकालोगे तो नेट फोर्स क्या आएगा, टूवर्ड्स द सेंटर। और इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। समझ में आ गया। अब आते हैं मैथ्स वाले पार्ट पे कि कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, we draw free body diagram of an infinitesimal element। मतलब बहुत ही छोटा, कितना छोटा, इनफाइनाइटसिमल। इसको इनफाइनाइटसिमल क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया था। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि बहुत ही छोटे से एलिमेंट का हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन इनफाइनाइटसिमल एलिमेंट ऑफ रिंग, एलिमेंट ऑफ रिंग। रिंग पे एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, रिंग पे बहुत ही छोटा सा हमें क्या करना है, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब आप कहोगे कि सर बहुत ही छोटा क्या होता है, तो बहुत ही छोटा अगर जो मैं ड्रॉ करूं तो वो तो अपने को दिखेगा भी नहीं। समझ में आ रही मेरी बात, जैसे मैं एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ड्रॉ करूं तो देखो ये हो गया बहुत ही छोटा एलिमेंट। अब इसका ड्रॉ कर लो फ्री बॉडी डायग्राम, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, ये है छोटा सा एलिमेंट, बस इतना छोटा सा। ये भी मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, इनफाइनाइटसिमल इतना थोड़ी ना होता है, इनफाइनाइटसिमल तो बहुत ही छोटा होता है। ये भी बहुत बड़ा दिखा दिया। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैसे सेलेक्ट करेंगे इनफाइनाइटसिमल एलिमेंट। और याद रखिएगा कि हर बार जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो हाउ टू सेलेक्ट एन एलिमेंट, कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, तो ध्यान से देखना। हमें पता है कि जो एलिमेंट हम लेने जा रहे हैं बहुत ही छोटा है। ओके, लेकिन ड्रॉ करते वक्त हम उसे बड़ा दिखाएंगे और मैथमेटिकली कुछ हम लोग ऐसा बोलेंगे जिससे पता चल जाए कि ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है। ओके, तो देखो मैं ऐसा एक एलिमेंट ले रहा हूं। ओके, ये मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, यही है एक छोटा सा एलिमेंट, करेक्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल सिमेट्रिक लेना है। वर्टिकल लाइन से जितना लेफ्ट में उतना ही राइट साइड में हमें एलिमेंट को कंसीडर करना है। ओके, मैं ये एंगल मार्क कर देता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि बहुत ही छोटा एलिमेंट है, लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो इतना बड़ा एलिमेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग लिख देंगे कि
लेंथ बहुत ही छोटा है। या फिर मान लो कि इसने एक एंगल थीटा सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, और इसने भी एक एंगल थीटा सब्स्टिट्यूट किया, मतलब टोटल एंगल क्या है, 2 थीटा। किसी किसी बुक में सॉल्व किया रहता है तो वो लोग एंगल क्या लिख देते हैं, θ/2 और θ/2। हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा और थीटा, कंफ्यूजन कम होगा। करेक्ट। एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। करेक्ट। अगर जो मैं लिख दूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब इनफाइनाइटसिमल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यदि थीटा स्मॉल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एलिमेंट बहुत छोटा होगा? यस, थीटा इज वेरी वेरी वेरी। आप 100 बार वेरी लगा लो, लेकिन मैंने एक बार लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो थीटा इज वेरी स्मॉल। अच्छा, जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो क्या ऐसे में हमें पता है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। डायग्राम में आपको थीटा छोटा नहीं दिख रहा है, डायग्राम में तो थीटा आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल थीटा लेके तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। मुझे क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। अब एक चीज याद रखना, रिंग का मास क्या है, m। ओके, तो व्हाट इज टोटल लेंथ? टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r। टोटल लेंथ ऑफ द रिंग इज 2 पाई r, और टोटल लेंथ में मास कितना है, m। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या मुझे इस एलिमेंट का मास पता होना चाहिए? ओके, मास तो पता होना चाहिए, तो वही मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो 2 पाई r लेंथ में मास कितना है, m के इक्वल। ये यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि 10 रुपए में मान लो 5 आम मिल रहे हैं, 10 रुपए में 5 आम। करेक्ट, तो 1 रुपए में कितने आम मिलेंगे बताओ, 5/10। तो किसी को कैलकुलेट करना है कि 6 रुपए में कितने आम मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, 5/10 इंटू 6। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। आता है लेंथ निकालने, एल विल बी इक्वल टू r इंटू 2 थीटा। करेक्ट, तो मुझे क्या करना है, r इंटू 2 थीटा में मास कितना होगा मुझे ये फाइंड करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू m/2 पाई r इंटू r इंटू 2 थीटा। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू m θ/पाई। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था, वो बोलता कि सर पूरा 2 पाई एंगल में मास कितना है, m। तो 2 थीटा एंगल में कितना होगा, m θ/पाई। ओके, सो वी कैन से कि मास ऑफ एलिमेंट, इसको m1 बोल देता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू m θ/पाई। करेक्ट। तो बच्चों ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। टोटल लेंथ है 2 पाई r, तो 2 पाई r में मास है m। तो इतने लेंथ में मास कितना होगा, तो इसका तरीका क्या होता है, 2 पाई r से डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये जो रेड कलर से मैंने निकाला ये आ गया मास। करेक्ट, दिस इज मास ऑफ द एलिमेंट जो कि मैंने रेड कलर से मार्क किया। कैसे निकाला, बाय यूनिटरी मेथड। एक बार फिर बता रहा हूँ, 2 पाई r लेंथ में मास कितना, इतना। ओके, सो व्हाट इज मास एसोसिएटेड विथ दिस लेंथ? तो क्या करना पड़ता है हमें, 2 पाई r से डिवाइड करना है और r इंटू 2 थीटा से मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। करेक्ट, तो ये आ गया मास ऑफ द एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखो, याद रखना ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है। ओके, यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री भी हमें देखनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए भी रेडी रहना। एक गड़बड़ कर दिया ना मैंने, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही रेस करेंगे ताकि दिखता भी रहे कि सर्कल का पार्ट है। अब मान लो इस रिंग में बच्चों टेंशन है टी के इक्वल। ओके, रिंग में क्या है, टेंशन इज इक्वल टू टी। तो यहां से एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, यहां से लगा एक टेंशन टी, यहां से भी क्या लगा, एक टेंशन टी। करेक्ट, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो,
यहाँ से एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये मैं ज्योमेट्री मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ओके, अब ये एंगल यदि थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल थीटा होगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। ओके, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। फिर से समझो, ये एंगल यदि थीटा है तो ये कितना होगा? ये पूरा एंगल 90 डिग्री, करेक्ट, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, टेंशन के ये दो कंपोनेंट लूंगा। याद रखिएगा कि किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, जो रेड कलर से है उसका। mg नॉर्मल क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि mg लग रहा है बच्चों किधर, डाउन द प्लेन, और नॉर्मल किधर लग रहा है, अप द प्लेन। शुरू में ही मैंने बताया था। ओके, तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे। जिधर एंगल थीटा है उस तरफ क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी टी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो टेंशन देख रहे हो इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा, करेक्ट। समझ में आ गया? चलो फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम और ढंग से। ये सारी जो चीजें अनवांटेड हैं इनको हम लोग हटा देते हैं, ये जो भी हमने मार्क कर रखा है। ये हमने हटा दिया, करेक्ट। तो इस एलिमेंट का ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। मैं इनको रेड से मार्क कर दूं क्या, या वाइट कर दें? ओके, ये है एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम। तो यदि मैं नेट फोर्स लिखूं तो क्या टी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेंगे? समझ में आ रहा है? टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा क्या करेंगे, ये कर लेंगे एक दूसरे को बैलेंस। ओके, दिस इज, अगर जो मैं चाहता हूं कि साइड में एक्सेलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं, तो क्या इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, क्योंकि सेंटर तो यहां होगा, दिस इज ए सी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। यस, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज नेट फोर्स, दिस इज टू टी साइन थीटा। ओके, मास, मास कितना है, m1 इंटू ए सी, दिस इज इक्वल टू टू टी साइन थीटा। m1 कितना कैलकुलेट किया था ऊपर में, m थीटा अपॉन पाई, एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि क्वेश्चन में v दे रखा है। ओके, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ऊपर ही मैंने बताया था साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देयरफॉर 2t थीटा विल बी इक्वल टू m थीटा अपॉन पाई इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट। थीटा और थीटा कैंसिल हो गए, और टेंशन क्या आ गया, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये आंसर है। ओमेगा भी दिया जा सकता है वी की जगह। ओके, तो यदि मैं एक बार कंक्लूड करूं आपके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ओके, थियरी है ये, एक तरीके से थियरी है। तो देखो, अगर जो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फिर मैंने पूछा कि ये अगर जो एक छोटा सा पार्टिकल है तो इसे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो आपने क्या कहा कि सर जो टेंशन होता है ना वो कैसा लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग टेंजेंशियली,
और कोई भी एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूं तो वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा, तो दोनों टेंशन अपोजिट नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ एंगल आएगा, करेक्ट। और इन दोनों टेंशन का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, वही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। कैसा एलिमेंट, इनफाइनाइटसिमल। इनफाइनाइटसिमल मतलब बहुत ही छोटा। तो इनफाइनाइटसिमल अगर जो मैं ड्रॉ करूं तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायग्राम बड़ा ड्रॉ किया और बोल दिया थीटा इज वेरी स्मॉल। बेसिकली थीटा इज, आप लिख सकते हैं इनफाइनाइटसिमल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थीटा क्या है, थीटा इज इनफाइनाइटसिमल। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल, करेक्ट। ये जो मैंने रेड कलर से एलिमेंट मार्क किया, ये जो मैंने रेड कलर से एलिमेंट मार्क किया, इसका लेंथ कितना है, आर इंटू एंगल, मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 2 थीटा। तो ये तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ, करेक्ट। अब यहां से ये जो रेड कलर का एलिमेंट है, इसका कुछ मास होगा। मास कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से। टोटल लेंथ में मास है इतना, तो इतने लेंथ में मास कितना होगा, तो इसके लिए मैंने यूनिटरी मेथड यूज कर लिया। जैसे निकालते हैं ना कि 10 रुपए में 2 आम, तो 100 रुपए में कितने आम, तो वही किया। इतने लेंथ में मास है ये, तो इतने लेंथ में मास कितना होगा ये, तो दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, ओके। बाद में जब क्वेश्चन ये दोबारा आएगा तो ये नहीं कि थीटा आप फिर से ढूंढ रहे हो सारे, उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली हमें थीटा पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि टी कॉस थीटा, ये जो टेंशन लगा, टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। दोनों कॉस कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसल, ओके। और टी साइन थीटा और टी साइन थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 2t साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू MAC। ये मैंने क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, ओके। कोई बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ओके। वो वहां पे नेट फोर्स 0 कर देगा। और ये मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख ली, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा व्हेन द एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ओके।